आज का क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे 2020 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि यदि आप एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो पिछले साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि कई कॉन्सेप्ट ऐसे सीखेंगे जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें अनुभव आएगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि जीवन भर का एक शब्द होगा, मतलब जीवन भर के लिए जो जिसे जीवन भर उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जीवन भर का एक शब्द जो होता है बोलते हैं उसको आजीवन। क्या बोलते हैं? आजीवन। आजीवन को ही बोलते हैं जीवन भर, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, मतलब जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया है ए में विधिवाचक वाक्य, ठीक। उसके बाद दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद बी ऑप्शन जो है संदेहवाचक वाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त कि जिससे किसी बात के ना होने का जो बोध होता है उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 के करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर क्या है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है। आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है, यही हमको यहाँ इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आगामी का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? विगत होता है। आगामी का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? विगत होता है। मतलब इससे सीधा स्पष्ट हो गया कि हमें क्या करना है कि विलोम शब्द पे भी ध्यान देना है। क्या करना है? विलोम शब्द पे भी ध्यान देना है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सोच लेते हैं कि विलोम शब्द तो इतना आसान है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे देखते रहिए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संबद्ध का संधि विच्छेद है क्या। संबद्ध जो है उसका संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा? सम प्लस बद्ध। संबद्ध का जो संधि विच्छेद है सम प्लस बद्ध। उसके बाद 5वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है हमारे पास 5 नंबर में कि आदर्श शब्द का विशेषण है। क्या आदर्श शब्द का विशेषण है? तो आदर्श शब्द का जो विशेषण होता है क्या होता है? आदरणीय होता है। आदर्श शब्द का विशेषण होता है आदरणीय, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 6ठा नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। मतलब यहाँ से यह समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम, मतलब लेखक परिचय आपको कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और लेखक परिचय का क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे चल रहा है। यदि आप इस पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दमयंती जो स्वयंवर है उसका रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। क्या बालकृष्ण भट्ट दमयंती स्वयंवर के रचनाकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको क्या होगा कि इससे कई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन होगा उसके साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, काफ़ी स्पेशल होने वाला है आज का क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद क्या है कि उसने कहा था कहानी है। क्या उसने कहा था जो कहानी किस प्रकार की कहानी? हमारे पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसको ऑप्शन से भी देखते हैं कि युद्ध की कहानी, ठीक है, प्रेम दिव्य की कहानी, ठीक है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, मतलब तीनों है। उसने जो कहा था एक युद्ध की भी कहानी है, एक प्रेम दिव्य प्रेम की भी कहानी है, उसके बाद क्या है प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी? उसने कहा था जो कहानी है इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब युद्ध की भी कहानी है,
दिव्य प्रेम की भी कहानी है और उसके बाद क्या है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। क्या निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो ऑप्शन ए सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। बुद्धू की काटा, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने भी कहा था, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरि नाम। क्या हारे को हरि नाम जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा, क्या सुखमय जीवन और बुद्धू का जो काटा है उसका रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1911 में किए थे। क्या 1911 ईस्वी में। उसने कहा था जो है, उसने कहा था कि रचना 1915 में किए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो बचपन का नाम था ना मेरे दोस्त, बाउल था। क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। मतलब लेखक परिचय से आप देखिए कि कितना प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, काजल शब्द कौन लिंग है। काजल शब्द जो है कौन लिंग है, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि काजल जो है पुल्लिंग है। क्या है, काजल क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन मतलब कई स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि काजल तो लड़की का नाम होता है, लेकिन नहीं, काजल क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए हमारे एग्जाम में दिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। क्या इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो इतिहास का जो विशेषण होता है ऐतिहासिक होता है। क्या ऐतिहासिक होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद 13 नंबर का जो प्रश्न है क्या है कि बाल शब्द कौन लिंग है। क्या बाल जो शब्द है वह कौन लिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बाल जो शब्द है क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। क्या बाल एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे ध्यान रखना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कितना प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप कम से कम यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो उसमें लिंग अवश्य पढ़ लीजिए कि स्त्रीलिंग कौन होगा, पुल्लिंग कौन होगा, उसका जो ट्रिक है कौन सा है, इसको आप कंप्लीट कीजिए। क्योंकि हमारे एग्जाम में कम से कम प्रत्येक साल तो 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। इसमें प्रश्न है कि हिमालय का संधि विच्छेद है। क्या हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है। हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हिम प्लस आलय हिमालय का संधि विच्छेद है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि लोक शब्द का विशेषण होगा। क्या लोक शब्द का विशेषण होगा। कितना आसान प्रश्न है। लोक शब्द का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है कि लोक शब्द का जो विशेषण होगा क्या होगा, लौकिक होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी के जो पुत्र थे उनका नाम था साहू जी। क्या शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। और शिवाजी के चर्चा किस में मतलब कौन किस पाठ में चर्चा है। शिवाजी के चर्चा जो है किस पाठ में किया गया है। तो भूषण जी के द्वारा जो पाठ लिखा गया था कवित, उसमें शिवाजी की चर्चा है और शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है। तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो सुकून की जो तलाश है वह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। क्या शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, सुकून की रात, शमशेर बहादुर सिंह की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है। हार जीत जो शीर्षक कविता है उसमें मशक वाला क्या कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हार जीत जो शीर्षक कविता है उसमें मशक वाला सड़क सींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सड़क सींच रहे हैं। इसलिए 19 नंबर प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह।
क्या ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग पाठ के लेखक है। क्या पुत्र वियोग पाठ के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। क्या धनहीन जो शब्द है वो कौन सा समास है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि धनहीन जो है इसका विग्रह कीजिए। तो धनहीन कहते हैं किसको, तो जो धन से हीन होता है। क्या धन से हीन, धन से हीन। तो विग्रह यहाँ किए तो से आया, तो से क्या है विभक्ति चिन्ह। तो जब विभक्ति चिन्ह आता है तो क्या होता है तत्पुरुष समास, इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए धन से हीन। धनहीन जो है तत्पुरुष समास है। क्या धनहीन जो है तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या अगला प्रश्न कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। क्या चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय तो प्रत्यय सबसे पहले कहते हैं किसको, तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, क्या प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल देता है। तो चतुराई है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो चतुराई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जड़ शब्द का विलोम होगा। क्या जड़ शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, तो जड़ शब्द का जो विलोम होगा चेतन। क्या जड़ शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है चेतन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। क्या सुक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सुक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति, मतलब सु धन उक्ति। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, मतलब अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पावक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है पावक होता है। क्या अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 26 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। क्या अतिरिक्त जो शब्द है क्या है, हमारे पास जो शब्द दिया गया है अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानिए कि उपसर्ग कहते हैं किसको। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लग जाता है। क्या किसी शब्द के पहले जो लगता है उसे ही क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। लेकिन प्रत्यय किसको कहते हैं, जब किसी शब्द के अंत में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग क्या है जब किसी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ अतिरिक्त में उपसर्ग हो जाएगा अति, क्या अति उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। क्या गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका सही आंसर हुआ कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है मंदाकिनी होता है। क्या मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब गंगा के ही नाम को क्या कहते हैं मंदाकिनी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ कि दांत गिनना मुहावरे का जो अर्थ होता है उम्र पता लगाना। क्या दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट है कि विकास शब्द का उपसर्ग है। तो विकास शब्द का उपसर्ग क्या है, तो विकास शब्द में जो उपसर्ग होता है जो पहले लगा हुआ है क्या है बी है। क्या विकास शब्द में जो उपसर्ग है बी है। उसके बाद अगला प्रश्न है रामानुज शब्द कौन सा समास है। क्या रामानुज शब्द जो है कौन सा समास है। तो सबसे पहले जानिए कि रामानुज, तो रामानुज का मतलब क्या हो गया कि राम के जो अनुज हैं, तो राम के जो अनुज हैं, तो राम के जो अनुज राम भगवान के जो अनुज होते हैं कौन होते हैं, तो राम के जो छोटा भाई हैं उसे रामानुज कहा जाता है। तो राम के छोटा भाई लक्ष्मण है, तो यहाँ कोई विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, भगवान का बोध हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1974 में। क्या 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व पटना के गांधी मैदान में किए थे। कब किए थे 1974 में, और कहाँ किए थे पटना के गांधी मैदान में किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे, क्या रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि उनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या पद्म भूषण दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसको मतलब पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया था। क्या पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी। शब्द मतलब शब्द में शुद्धि को भी देख लेना है कि सही है कि नहीं, स्पीड में नहीं बना देना है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है अगला है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। क्या कौन लिखे थे, जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे। इसलिए प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। क्या अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है। तो ये अर्धनारीश्वर जो पाठ पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा कि अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम था मतलब अज्ञेय जी जो है उनके पिता का नाम क्या था। तो सबसे पहले जानिए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता था। अज्ञेय का जो पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मतलब इनके नाम में ही इनके पिता का नाम छुपा हुआ था। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद। तो हीरानंद आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 36 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है नाद, निनाद, ध्वनि। तो शब्द का जो पर्यायवाची होता है नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दिस। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास कि चाय शब्द कौन सा लेंगे। चाय जो शब्द है कौन लेंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो चाय जो है ना क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या, चाय क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि जितने भी पेय पदार्थ होता है सब का सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। मतलब जिसको हम पीते हैं, मतलब जो भी पेय पदार्थ होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 38 नंबर कि पुरस्कार शब्द का विलोम है। क्या पुरस्कार शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है। तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम होता है उल्टा होता है, क्या होता है, दंड होता है। क्या, पुरस्कार शब्द का जो विलोम होता है दंड होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या, वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास जो है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या है, दक्षिण जो है कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहले जानिए कि दक्षिण क्या है, एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। तो जब दिशा है क्या मतलब कोई खास दिशा के बारे में बोल दिया है कि दक्षिण। जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दिशा का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए प्रश्न संख्या 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, दक्षिण। दक्षिण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि संज्ञा को भी कंप्लीट कर लेना है, संज्ञा से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था 1941 में हुआ था। कब, 1941 में, मतलब 16 जून 1941 में हुआ था। यदि डेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा 16 जून, क्या 16 जून 1941 ईस्वी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है। तो कवि ने कहा एक कविता संग्रह है। क्या है, कवि ने कहा एक क्या है, कविता संग्रह है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है
कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार जो शुक्ल है उनका निवास स्थान कहाँ है, रायपुर छत्तीसगढ़। क्या रायपुर छत्तीसगढ़, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म स्थान था या निवास स्थान था क्या कहाँ था, रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद 44 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि भूल गए हैं। क्या 44 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि भूल गए हैं किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि रघुवीर सहाय की रचना है। क्या रघुवीर सहाय की रचना है, भूल गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई। अधिनायक जो शीर्षक कविता है वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि अधिनायक जो शीर्षक कविता है अब वो लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से। क्या आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं भगत सिंह। कौन, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे। क्या बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। इसलिए प्रश्न संख्या 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। क्या मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक संग्रह कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। क्या आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन तो मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह है, लेकिन इस मतलब मोहन राकेश किस पाठ के रचना किए हैं, सिपाही के माँ जो पाठ है उसका रचना कौन के हैं, मोहन राकेश के हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नावली। क्या रत्नावली तुलसीदास के पत्नी का नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी महत्वपूर्ण है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। क्या हार जीत जो है वह किस प्रकार की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हार जीत जो है क्या है, एक गद्य कविता है। क्या हार जीत जो है एक गद्य कविता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार जीत क्या है, एक गद्य कविता है। मतलब इसमें मतलब ध्यान दीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें लेखक परिचय के बारे में पूछा जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जन्म स्थान कहाँ है, उनके माता पिता का नाम क्या है, और यह भी पूछा जाएगा कि कौन सा पाठ क्या है। इतना चीज़ आप ध्यान रखिए, और इतना यदि आप रखते हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ है। क्या चू न करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सह जाना। क्या सह जाना, चू न करना मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना। हम लोग मतलब यह अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि चू न करना मुहावरे का जो अर्थ होता है कि आवाज़ न करना, लेकिन बिल्कुल गलत है। चू न करना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, सह जाना। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है कि आकाश शब्द का विलोम होगा। कि आकाश का विलोम क्या होता है, बहुत ही इजी, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, मतलब कौन आता है इसमें जो कौन है, क्या कौन आता है इसमें जो कौन है कौन सा सर्वनाम है। तो कौन क्या है, तो कौन जो है एक प्रश्न क्रिएट कर रहा है। क्या कौन जो है प्रश्न क्रिएट कर रहा है, इसका इसलिए हो जाएगा क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा। जब प्रश्न क्रिएट करेगा, प्रश्न को बनाएगा तो प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुबह शब्द कौन लिंग है। क्या सुबह जो है कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह क्या है एक स्त्रीलिंग है। क्या सुबह क्या स्त्रीलिंग, मतलब लिंग पे भी बहुत ध्यान देना है कि कैसे लिंग को हम पहचानेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीव्र बुद्धि वाला
कहलाता है? क्या तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीव्र बुद्धि वाला को कुशाग्र कहते हैं। क्या तीव्र बुद्धि वाला को कुशाग्र कहते हैं? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 55 का। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। क्या कपड़ा जो शब्द का जो पर्यायवाची होगा क्या होता है? कपड़ा का पर्यायवाची वसन होता है। क्या कपड़ा का पर्यायवाची वसन होता है? इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या है, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। मतलब समाज जो शब्द है उसका लिंग बताइए कि समाज क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि समाज क्या है, समाज एक पुल्लिंग शब्द है। क्या समाज एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सब धन 22 पसेरी। क्या सब धन 22 पसेरी जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अच्छा बुरा सबको एक समझना। क्या अच्छा बुरा सबको एक समझना, इसलिए 58 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। क्या प्रतिदिन जो शब्द है कौन सा समास है? तो समास का एक सिंपल सा सीधा सा ट्रिक बताए हैं, तरीका बताए हैं आपको, आप वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे अभी बता देते हैं कि प्रतिदिन, क्या इसमें उपसर्ग लगा हुआ है प्रति? क्या उपसर्ग लगा हुआ प्रति? जब उपसर्ग लगा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। इसलिए प्रतिदिन क्या हो गया, अवयवी भाव समास। 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिव का विशेषण होगा। क्या शिव का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि शिव का विशेषण होता है क्या, शैव होता है शिव। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें आप कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखे होंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।